Hello everyone and welcome to EduTap and you are watching the JAIB Foundation series on our YouTube channel। और इस सीरीज का पार्ट AFM की वीडियोस जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 16 है हमारे AFM कंपोनेंट का। इस चैप्टर से जुड़ा एक फंडामेंटल डिस्कशन ऑलरेडी मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में कर चुका हूं, जहां पर हमने देखा था कि कैश फ्लो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हाउ डज अ फर्म generate cash inflows or outflows. Similarly, these cash inflows and outflows, they have to be documented in a record, and that record is known as cash flow statement. अभी cash flow statement आपकी जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसका पार्ट भी है। कंपनीज एक्ट एक लिस्ट देता है, एक पूरा स्केड्यूल देता है, जहां पर वो बताता है कि किसी भी फर्म को आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रिलीज करनी है। उसमें से देयर इज वन स्टेटमेंट नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो व्हाट एक्चुअली अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स? अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स द details of the cash inflows and outflows that are generated from these three different types of activities। एक वर्टिकल फॉर्मेट में, अगेन यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बट यू हैव टू अप्रिशिएट, यहां पर सबसे पहले आप नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताते हैं, उसके नीचे ही आपकी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग और उसके नीचे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो आपकी लिखी होती है। दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन यहां पर ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ स्पेस आई एम शोइंग यू दीज डिटेल साइड बाय साइड। तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो लिखोगे। सबसे बड़ा कैश इनफ्लो क्या है? ऑपरेटिंग इनकम, जो आपके मेन ऑपरेशंस से होने वाली इनकम है वो आप लिखते हो। उसमें से आप डेप्रिसिएशन का खर्चा सब्ट्रैक्ट करते हो। याद रखिए, ये जो सब डेप्रिसिएशन है, this is a non-cash expenditure, so that is why whenever we have to calculate our profit in accounting, तो हम हमेशा अपनी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारी टोटल इनकम में से। लेकिन कैश फ्लो के अंदर हम इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इन ऑपरेटिंग इनकम वी हैव ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड डेप्रिसिएशन, राइट? सो दैट इज वाई, क्योंकि मैंने कोई कैश का एक्चुअल पेमेंट तो किया ही नहीं, आई हैव नॉट पेड एनी एक्चुअल कैश व्हाइल काउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इट वाज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो मैं यहां पर डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देता हूं ताकि मुझे यह पता चले कि मेरा कितना कैश एक्चुअल में पे किया गया है या अर्न किया गया है, ठीक है? इसी की तरीके से लॉन्ग टर्म एसेट से होने वाले अगर कोई प्रॉफिट है या लॉस है, उसको मैं यहां पर आपका लिखूंगा। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, जितना भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाले कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं वो पहले रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसका टोटल आता है, नेट टोटल कैश फ्लो, चाहे वो टोटल नेट आउटफ्लो बने या इनफ्लो बने, जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा दैट विल बी ए। आफ्टर दैट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स की सेल से और अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज से होने वाले कैश फ्लोज को आप इंक्लूड करेंगे। लॉन्ग टर्म एसेट्स की सेल होती है तो ऑब्वियसली कैश इनफ्लो आएगा, एंड व्हेनेवर यू परचेज एनी लॉन्ग टर्म एसेट दिस विल बी कैश आउटफ्लो, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इफ वी टॉक अबाउट डिविडेंड्स, व्हेनेवर वी पे डिविडेंड तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा। अगर हम इक्विटी इंक्रीज करते हैं, हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, तो हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा। हमारी बोरोइंग्स कम होती हैं तो अगेन हमने बोरो जो किया था अमाउंट उसको रीपे किया होगा, तो इसका मतलब फिर से हमारा जो कैश है वो आउटफ्लो हुआ होगा। सो दैट इज हाउ वी रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आफ्टर दैट यू विल नॉट बी आस्क्ड टू प्रिपेयर एनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस एक्टिविटी में कैश कंपनी से बाहर जाता है, किस एक्टिविटी में कैश कंपनी के अंदर आएगा, ठीक है? अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हमारा कैश बाहर जाता है, अगर कोई एसेट बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है। इफ वी इन्वेस्ट आवर मनी इन सम प्लेसेस और इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे कोई अगर रिटर्न मिलता है तो जो मुझे रिटर्न मिल रहा है दैट इज अगेन अ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर मैं कहीं से पैसा या लायबिलिटी लेता हूं तो मेरे पास कैश इनफ्लो आएगा, अगर मैं उसको रीपे करता हूं तो कैश आउटफ्लो जाएगा। क्लियर है? नाउ देयर आर आफ्टर रिकॉर्डिंग दीज कैश फ्लोज फ्रॉम 3 डिफरेंट एक्टिविटीज, हम उनका टोटल जो है उसको टोटल लिखकर यहां लिख लेते हैं, टोटल ऑफ ए बी सी। क्लियर? और उससे हमारा टोटल नेट कैश फ्लो जो है कंपनी का पता चलता है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से स्टेटमेंट के फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा दी नेट एसेट्स ऑफ अ एंटरप्राइज, हाउ दीज नेट एसेट्स आर चेंजिंग। इन नेट एसेट्स की चेंजेस को इवैल्यूएट करना आपके लिए आसान हो जाता है। ये कैश फ्लो इंफॉर्मेशन इज आल्सो यूजफुल इन असेसिंग द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ताकि कल को अगर हमें ये पता करना हो कि ये जो फर्म है वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो हम उसकी कैश फ्लो देख के पता कर सकते हैं कि अगर वो फर्म अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सिग्निफिकेंट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका काफी कैश फ्लो जा चुका है, तो इसका मतलब फ्यूचर में दैट फर्म विल हैव अ गुड नंबर ऑफ कैश
cash flow, so we can predict that the firm is most likely to be successful in the future, right? Similarly, it enhances the capability of the reporting of operating performance. आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं उसको इवेल्युएट करने में आसानी होगी. जो भी आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो अगर आपका बैलेंस होगा तभी आपका फर्म सर्वाइव कर सकता है और उसको बैलेंस करना भी आपके लिए आसान होगा इफ यू हैव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट. Similarly, the liquidity position of the company can also be assessed. The banks, if you the banks they are looking at some companies कि इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसका कैश फ्लो भी देखेंगे कि क्या इस कंपनी का कैश फ्लो ऐसा है जिससे वो ईएमआईज को या लोन को टाइमली रीपे कर सके. और अगर कैश फ्लो रेगुलर नहीं है तो किस तरीके से उसकी पेमेंट शेड्यूल बनाना चाहिए. क्या वो बलून पेमेंट होनी चाहिए या वो इक्वेटेड पेमेंट्स होनी चाहिए या वो लमसम पेमेंट्स होनी चाहिए. दिस कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द बैंक आफ्टर लुकिंग एट द कैश फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. द बैंक्स एंड अदर क्रेडिटर्स दे कैन ऑल्सो यूज इट टू डिसाइड द रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ देयर लोन्स, राइट. सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब आपको ये बेनिफिट्स थ्योरेटिकली भी याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द नीड और सिग्निफिकेंस of making a cash flow, then also you can answer these things, right? Now, accounting standard number 3 and the Indian accounting standard number 7, these are the standards which regulate कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बननी चाहिए. और दोनों ही स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है. बोथ द स्टैंडर्ड्स से दैट द एंटिटी शैल रिपोर्ट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेपरेटली, जिसमें आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड यूज होते हैं. डायरेक्ट मेथड तो सिंपल है, ग्रॉस कैश रिसीट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स दे आर डिस्क्लोज्ड. Whatever cash you have gotten after the sale of your goods or services or after paying your tax वगैरह, तो जो भी आपको टैक्स रिसीट मिलती है, कैश रिसीट मिलती है, वो आपका ग्रॉस कैश रिसीट में आएगा. एंड सिमिलरली whatever payment you make to your suppliers or to your workers, to the salaries that you pay, whatever cash you pay out, that is your gross cash payment. तो वो डिस्क्लोज कर दो डायरेक्ट मेथड में. इनडायरेक्ट मेथड में we also include the transactions of non cash nature, जैसे डेप्रिसिएशन, उसके इफेक्ट्स को भी हम यहां पर इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट. वी ऑल्सो अकाउंट फॉर एनी डिफरल्स और एक्रूवल्स ऑफ पास्ट और फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स और पेमेंट्स. पिछले साल की कोई कैश जो इस साल रिसीव हुई हो या पिछले साल का कोई एक्सपेंडिचर जो इस साल आपने किया हो, और the futures any cash that is you have received in advance or the futures any expenditure that you have made in advance, तो वो सारे एडवांस या फिर डिलेड किए गए खर्चे या इनकम उसको भी आप यहां पर अकाउंट करते हो. आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, दीज आर आल्सो डिस्क्लोज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7. जो भी आपका आइटम है जिसका चाहे वो खर्चा हो रहा हो चाहे उससे आपकी इनकम आ रही हो और वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो से जुड़ा हुआ है, तो उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर भी इंक्लूड करके दिखाओगे इनडायरेक्ट मेथड में. इन दोनों मेथड्स को यूज करके यू डिस्क्लोज योर कैश फ्लो इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट रिमेंबर. बट इस पूरे टॉपिक को और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं और टाइम लगा के आप समझना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू द कोर्स दैट वी हैव लॉन्च्ड. इन दिस कोर्स वी आर ऑफरिंग यू अ वेरी ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है. प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कोर्स के बारे में और डिटेल्स क्या है. डिस्काउंट का कोड जो है EduTap75 वो कब तक वैलिड है, ये सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. बट द वन थिंग दैट आई कैन टेल यू इज दैट दिस कोर्स वी हैव मेड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस. शॉर्ट कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है. रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं इसके अंदर, लाइव वीडियोस भी हैं, आपके लिए रिवीजन नोट्स भी हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट भी आपको मिलते हैं और हर चैप्टर के बाद क्विज भी मिलते हैं. तो किसी भी और दूसरे कोर्स में जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यू विल नॉट गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर ऑफरिंग यू इन दिस वेरी वंडरफुल कोर्स. सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस कोर्स को चेक जरूर करो. लेना नहीं लेना है, सब्सक्राइब करना नहीं करना, दैट इज योर डिसीजन आफ्टर चेकिंग द कोर्स आउट, राइट. सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.